हेलो छात्राओं, अब तक हमने बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आए थे। प्रश्न नंबर पहले में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12वां है। प्रश्न नंबर 12वां में लिखा हुआ है कि चित्र में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। एक चित्र जो दिखाई दे रहा है, इस वृत्त में ओ क्या है, केंद्र है। कह रहा है कि उसमें ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, चक्री चतुर्भुज है। यदि ए डी सी यहाँ का कोण कितना दिया है, 140 है, तो बी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। किसका? बी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न का जो ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर हम इस चित्र को बना लेते हैं। तो चलिए इस चित्र को बना लेते हैं। तो चित्र क्या दिया है, कह रहा है कि एक वृत्त है भाई। चलिए ठीक, हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक, फिर यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर जिसका नाम मैंने ओ रख लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज बन रहे हैं। यहाँ पर ए बी एंड यहाँ से यहाँ तक ये डी भी है और यहाँ पर एक सी भी है। ठीक, सी ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, चक्री चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। फिर कह रहा है कि जो ये डी का मान है, मतलब ए डी सी क्या है, 140 का है। तब हमें क्या पता करना है, यहाँ का मान पता करना है। इसका बी ए सी का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आया ना। हमको क्या ज्ञात करना है, बी ए सी का मान ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर इस ए का कोण कितना होगा, यह हमको पता करना है। समझ में आया कि नहीं है। देखिए, अब एक चीज़ हमको दिख रहा है, क्या, यह एक चक्री चतुर्भुज है। दिख रहा है ये क्या है, चक्री चतुर्भुज है। तो हमको पता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मतलब इसके आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख के कोणों का योग कितना होता है, योग 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, समझ में कि नहीं है। अब 180 होता है किसके, ये जो चक्री चतुर्भुज है, इसमें जो बना कोण कितना है, 180 का है। तो अब यहाँ पर हमको जो इनमें कोण बना है, जो चक्री चतुर्भुज हैं, इनके जो सम्मुख कोण हम ले लेते हैं। तो हमें जो कोण मालूम है उसी का ले लेते हैं। हम एक कोण ले लेते हैं, ए डी सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए डी सी धन कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का योग जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर। अब एक बात बताइए, हमको इसका मान तो पता है ना, तो इसका मान हम रख लेंगे। ठीक, अब इसका मान जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ए डी सी का मान हमको पहले ही दे दिया है, क्या है, 140 है, जो कि हमको प्रश्न में दे दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 140 है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, 140 डिग्री धन कोण ए बी सी बराबर कितना है, 180 है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। इसी का पता नहीं है और इसका तो पता है, तो इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा कि कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस
40। ये जब प्लस जब इधर जाएगा बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ गया, 40 आ गया, 40 डिग्री। मतलब हमको पता क्या हुआ, हम पता कर लिए हैं, क्या पता कर लिए हैं कि कोण ABC बराबर क्या होगा, 40 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें, और ये जो हम पता किए हैं, हमको यह नहीं पूछा है, वो पूछा है कि कोण ABC बराबर बताइए। हमको प्रश्न में क्या दिया है कि कोण BAC बराबर बताइए कि कोण BAC बराबर क्या होगा। अब जबकि हमको कोण ADC बराबर 140 दिया हुआ था, ठीक। और हमने ज्ञात क्या कर लिया है, कोण ABC बराबर हमने क्या ज्ञात किया है, 40 डिग्री ज्ञात कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए एक बात जान लीजिए कि अर्धवृत्त के, ठीक, अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या होता है, अर्धवृत्त, यहाँ पे लिख देंगे कि अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बना कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है भाई। अब एक बात बताइए कि अब यहाँ पर यह जो बिंदु है, यहाँ पर ये कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन गया ना। ये कितने का बन गया, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर जो हमने पता कर लिया ये कितना का हो गया, 90 डिग्री का, ठीक। अब जबकि यहाँ का हमको मान पहले ही से पता कर लिया हमने, ABC बराबर हमने क्या पता किया है कि यह क्या है, 40 है। समझ में आया। अब जबकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। हम इतना तो जानते हैं ना कि क्या होता है, 180 होता है। तो अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि नीचे चला जाएगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब एक बात बताइए, अगर हम इसका कोण जोड़ेंगे, मतलब इसका जोड़ देंगे तो 180 आना चाहिए ना। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि पहले लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC धन कोण BCA, कोण BCA, फिर इसके बाद लिखेंगे धन क्या, धन CAB, ठीक है, या फिर BAC, BA कोण A, ठीक, बराबर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले से पता है कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तब अब यहाँ पर क्या है, कोण ABC का मान क्या दिया है, 40 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 40 धन, फिर यहाँ पर क्या है, BCA बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और उसके बाद हमको पता क्या नहीं है, धन कोण
BAC बराबर कितना, 180। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 130। अब 130 इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा कि कोण BAC बराबर 180 माइनस कितना हो गया, 130। अब यहाँ पर हमको पता क्या हो गया कि कोण BAC बराबर क्या होगा। अब 180 में से 130 घटा देंगे, क्या बचेगा, 50 डिग्री। हमको जो पता करना था हमने उसको क्या कर लिया, पता कर लिया। हमसे जो पूछा था हमने क्या कर लिया, जान लिया कि यह कितना है। समझ में आ कि नहीं है। हमको प्रश्न में यही पूछा था ना कि कोण क्या करिए, कोण BAC का मान ज्ञात करिए। कोण BAC का मान ज्ञात करिए तो हमने ज्ञात कर लिया कि कितना आया है, कोण BAC का मान 50 आया है। ठीक है, समझ में आ कि नहीं है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन, समझ में आ रहा है ना। जो भी सवाल को हल करने में समस्या आए आप तुरंत पूछिए कि यहाँ पर ये सवाल समझ में नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ में। अब बारी है प्रश्न नंबर 13 को हल करने की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है कि प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थी के भार kg में दिए गए हैं। जो नीचे दी गई सारणी दिखाई दे रही है इसमें 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थी हैं जिनका भार दिया गया है। किस में दिया गया है, kg में दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। और तो इनके भार का क्या करना है, जो इनका भार है उसका हमको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। उनके भार का क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समझ में आ कि नहीं है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन पद जो ये दिया हुआ है सारणी, इस सारणी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, तो सारणी बना लेते हैं यहाँ पर पहले। अब हमने सबसे पहले हमने यहाँ तक समय बचाने के लिए पहले हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर लिया है और इसको ऐड कर लिया है, इसको ऐड कर लिया। ये तो पहले ही दिया था, विद्यार्थियों की संख्या 50 है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा XI गुणे FI का मान जो है यहाँ पर ऐड करने पे आया है यहाँ पर, और FI का मान हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। ठीक है, और ये प्रश्न में जो क्या दिया था कि हमको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा XI गुणे FI बटे FI होता है। यह क्या है, सूत्र है किसका, समांतर माध्य का सूत्र होता है कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो पद दिया है उस पद में जो भार का संख्या गुणे बारंबारता करेंगे, फिर उसका योग जो है यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, फिर जो बारंबारता का योग है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको जब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर रख लेते हैं सारे मान को। तो चलिए रखते हैं। तो अब यहाँ पर जब रखेंगे तो पाएंगे कि इसका गुणा करने पर क्या आया है, 21 48 बटे FI का मान क्या है, 50 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 50। ठीक, अब इसको जब भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, इसको काटेंगे, कटने के बाद आ गया 42.96 क्या है, इसका समांतर माध्य है। समझ में आया। अब ये जो है इसको काटने पर जो हमारा आएगा कितना, 42.696 आएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पर ये जो सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जो इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक है, अब हमने जो है 12 वाले प्रश्न को हल कर लिया है, 13 वाले प्रश्न को भी हल कर लिया, 12 13 हल कर लिया। अब बारी है 14 वाले प्रश्न को हल करने की। तो इस प्रश्न को हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आता है और ये बहुत छोटा सवाल होता है, बस ये है कंसेप्ट पे रहता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये सवाल को हल कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ठीक है, यह प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई, मान लीजिए जीवा क्या है, पहले समझ लीजिए कि जीवा किसे कहते हैं। यह वृत्त हो गया कोई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक मिल गया इसे जीवा कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिल गया इसे जीवा, ये पूरे पर मिल जाए बस उसे छेदे ना तो वह क्या है, जीवा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या है, वो बोला कि इसको हम पहले मान लेते ओ है। ठीक है,
एक जीवा है, जीवा मान लेते कि ए और बी है, ठीक है, यहाँ पर समझ में। आगे क्या बोल रहा है कि उसकी जो त्रिज्या के, जो इसकी जो त्रिज्या है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है वह बराबर है। यह जो जीवा है इस वृत्त के त्रिज्या के क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे ये भी तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ना है, तो अब इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? समझ में कि नहीं है? जिसकी सारी भुजाएं समान होती है उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर? आगे क्या लिखा है, कह रहे कि जीवा द्वारा है, जो जीवा है इसके द्वारा कह रहा है कि जो खंड बना है टूटे हुए, छोटा हुआ एक छोटा सा खंड यहाँ से बना ना, यहाँ से कट गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा खंड हुआ जिसको हम क्या, यह बोला क्या है, लघु, क्या बोला है, लघु खंड बोला है। ठीक, यह वाला क्या हो गया, इसको बोल देंगे दीर्घ खंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया समझ में? कह रहा है का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोण किसे कहते हैं? देखिए अब एक बात समझिए कि ये गोला है, इसके बीच में एक त्रिभुज है। आंतरिक कोण किसे कहते हैं, अब ये समझिएगा। आंतरिक कोण बोलेगा त्रिभुज का आंतरिक कोण, तो यहाँ पर इसके अंदर ही बताना रहेगा। समझ में? लेकिन कोण बोल देगा तो आप इसका बता सकते हैं, इसका, लेकिन आंतरिक कोण उसके अंदर ही होना चाहिए। समझ में? तो ये क्या, हाँ, त्रिभुज के अभी जिसमें बोलेगा वो लघु के बोला है, तो मतलब इस छोटे वाले के अंदर बताना है कि इसके अंदर का कोण कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यह कह रहा है कि आंतरिक कोण बताइए, वो भी किस में बताना है, इस छोटे वाले में बताना है। समझ में आया कि नहीं है? लघु खंड है। अब ये कह रहा है कि इसमें जो लघु खंड है उसका आंतरिक कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? किसका आंतरिक कोण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, लघु खंड का ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं है? आया समझ में? अब इसको जो है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, प्रश्न क्या कहता है समझ गए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब कार्य करते हैं। क्या क्या हम जानते हैं, एक चीज़ हमने देखा है कि यह इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो यह क्या हो गया, यह मान लीजिए कि अगर यह x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पर ये जो जीवा है वह त्रिज्या के बराबर है, तो सारी भुजाएं समान हो गई। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABO समबाहु क्या है, त्रिभुज है। यह समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। इसकी सारी भुजाएं समान होने के कारण यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तब हम कह सकते हैं, तब इसकी तीनों भुजाओं का कोण 60 होगा। मतलब सभी जो इनकी सारी भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का जो कोण होगा वो कितना होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी क्या होगा, 60 का होगा। समझ में आया कि नहीं है? समझ में? मतलब कि जो त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। और समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, प्रत्येक भुजाओं का जो कोण होता है वो कितना होता है, 60 का होता है। मतलब इनका अगर तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बारी है, अब हमको यहाँ तक पता चल गया। एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का अगर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यह है, तो यहाँ का भी कोण हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण, हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण
परिधि के किसी बिंदु का 2 गुना होता है। परिधि के किसी भी बिंदु पर बना कोण का 2 गुना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है? 2 गुना होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि यह अगर यह 60 है, यह 60 है, यह किसका 2 गुना होता है? जो यह केंद्र का कोण जो है परिधि के किसी भी बिंदु पर बना, इस परिधि पे किसी भी बिंदु पर कोण बनेगा वह उसका क्या होगा? 2 गुना होगा। 2 गुना होगा। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? यह मान लीजिए कि यह क्या है? C है। ठीक है, जो भाई कटान बिंदु है तो यहाँ पर भी तो देना पड़ेगा ना। तो हम इसको मान लें कि C है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ACB, ठीक है, बात समझ में? हम लिख सकते हैं कि कोण ACB बराबर क्या होगा? हाफ होगा, आधा ना होगा कि, क्योंकि यह तो 2 गुना है तो इसका आधा होगा है ना। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? हाई 2 गुना है इसका, तो यह इसका आधा होगा कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या होगा? कौन 2 गुना है? यह कोण AOB, यहाँ पर लिखेंगे कोण AOB। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब अब आगे हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2 और इसका मान क्या हमने प्राप्त कर लिया है? इसका मान क्या है? 60 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60। समझा ना? आ रहा है? तब इससे यह काट गया तो कितना बचा? 30। समझ में? मतलब कि हमने क्या प्राप्त किया कि कोण ACB बराबर कितना है? 60 डिग्री का कोण बना है। यहाँ तक समझ में आ? मतलब यहाँ का हमको मान पता हो गया कितना है? अरे सॉरी, यहाँ का मान 30 पता हुआ है, तो यहाँ का मान हमको पता हो गया कितना होगा? 30 होगा। समझ में आ कि नहीं आया है? अब एक चीज़ देख लीजिए, हमको तो ये जो प्राप्त हुआ है, यह क्या प्राप्त हुआ है? यह दीर्घ खंड का पता हुआ है, लेकिन हमको पता क्या करना है? लघु वाला, मतलब इसका पता करना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक बिंदु क्या है? D है। ठीक है, तो अब बिंदु D के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर भी एक कोण बन रहा होगा इस प्रकार से। तो अब एक चीज़ दिखाई दे रही है, यह चक्री चतुर्भुज बन गया। ठीक है, यह क्या है? चक्री चतुर्भुज बन गया। तब यहाँ पर लिख सकते हैं, भर रहा है, जगह नहीं है, हम जानते हैं। अब ये एक चक्री चतुर्भुज बन गया, तो लिख सकते हैं कि AB AD है, AD BC एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। यह क्या है? एक चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज का आमने सामने का कोण क्या होता है? आमने सामने के कोण का क्या होता है? योग 180 होता है। हम क्या जानते हैं? तो तब इसके सम्मुख सम्मुख कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हमने क्या पता कर लिया है कि इसका कोण आ गया कितना? 180 होना चाहिए। किसका? अगर सम्मुख कोण ले लेंगे तो। अब एक बात बताइए,
यह इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसको जोड़ देंगे तो क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। बात समझ में कि नहीं है? तो अब इसका मतलब ये इसको 30 को और इसको जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले इसको ले लेते हैं कि कोण ADB, कोण ADB धन किसको? कोण ACB, कोण ACB बराबर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 180 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमको तो इसका मान क्या है पता ही नहीं है, लेकिन इसका मान तो पता है। तो अब इसका मान हम रख लेंगे तो क्या पता होगा कि कोण ADB धन कितना है? इसका मान क्या है? 30 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 बराबर क्या आएगा? 180। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब इसको हम प्लस को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ADB बराबर 180 माइनस क्या हो गया? 30। तो कोण ADB बराबर क्या आ गया? 180 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 150। समझ में आया कि नहीं आया? जो हमें पता करना था हमने क्या कर लिया? पता कर लिया कि वह पूछा है कि जो लघु खंड पर आंतरिक कोण क्या होगा? तो लघु खंड पर आंतरिक कोण क्या होगा? 150 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना होगा? 150 होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर कहीं किसी पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कि क्या है? वृत्त है। समझ में आ रहा है ना? तो वृत्त है, यह बोला है कि भैया एक वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई और उसके त्रिज्या की लंबाई बराबर है। त्रिज्या जो होता है, यह मान लीजिए कि यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है और यह जीवा है। ये दोनों तीनों की लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि यह A और B है, बराबर होनी चाहिए, हम बराबर कर लिए। तब यह क्या हो गया? एक त्रिभुज बना। वो भी कौन सा त्रिभुज बना? समबाहु त्रिभुज बन गया। यह कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। बाहु त्रिभुज बना, यह समबाहु त्रिभुज बन गया। तो अब हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो है बीच जो कोण बनते हैं, इनके बीच में का जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? वह 60 का बनता है। 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब 60 डिग्री का कोण बनता है। यह कहाँ पर बना है? यहाँ पर बना। समझ में आया? तो अगर हम मान लेते कि ये यहाँ पर एक कोई बिंदु है जो D है, ठीक है, कौन वाले में? दीर्घ खंड वाले में। कितना है? D है। तो अब एक चीज़ बताइए, हमको पहले से पता है कि जो केंद्र पर बना कोण परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो यहाँ पर यह 60 है तो इसका आधा क्या होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? समझ में? अब यहाँ पर क्या हो गया कि आधा हो गया, यहाँ 30 हो गया। अब एक चीज़ बताइए, अब हमको पता करना है यहाँ पर, तो ये क्या है? D है। अब इसको हम यहाँ पर मिला दिए, कितना हो गया? यह एक चक्री चतुर्भुज बन गया। चक्री चतुर्भुज कहता है कि मेरे सम्मुख का कोण अगर जोड़ोगे तो वह कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। अगर मेरे सम्मुख एक चक्री चतुर्भुज का आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो हमने क्या है? आमने सामने का क्या जोड़ दिया, तो आना चाहिए ना 180। तो 180 आना चाहिए। तो 180 में से हमने क्या किया? 30 को घटा दिया। तो अभी यहाँ पर कितना आ गया? 150 आ गया कि नहीं आ गया? जो हमसे पूछा है, हमको पूछा था कि ये जो लघु का आंतरिक कोण कितना होगा, तो वह 150 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ में आया लो? खुशबू कहीं से कन्फ्यूजन? बोल। आप बोलिए केंद्र पे हाँ का मतलब कोण का परिधि बना कोणों का तभी हाँ। कोण बनेगा। यहाँ पर देखो, केंद्र पर बना कोण, ये समझ लो, केंद्र पर बना कोण किसी भी बिंदु पे बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। तो चतुर्भुज बनाने की क्या जरूरत है? फिर लघु का नहीं क्या कर सकते हैं उससे? यहाँ पर ना बना है, हेज्जा बना है ना, हाँ। तो सामने का कोण कैसे निकाल लोगे तुम? हाइट हेड देन बना है। हमको इसका मान पता रहता तब ना हम यहाँ पर रख लेते डायरेक्ट। हमको इसका मान पता नहीं है तो क्या होगा? इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 360 में से हमको भाग करना पड़ता। क्या करना पड़ता है यहाँ पर? इस एक प्रकार से और हल कर सकते हैं कि 360 बटे
बटे माइनस कितना है 60 कर लेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो ये घटा तो आएगा कितना 3, 100 आया कि नहीं, बटे 2 करेंगे आएगा क्या 150 आएगा, जो हमने पहले से ज्ञात किया है। समझ में आ रहा है किसे किए हैं, क्योंकि यह 60 है तो यह पूरा गोला कितने का होता है 360 का होता है, यह 60 का बन गया है तो इसमें से 360 में से 60 घटा दिए हैं तो बचा 300 बचा ना, और हमको पता है कि यह क्या होता है 2 गुना होता है, तो भाग करो भाई 2 गुना 2 से भाग कर दिए, आ गया क्या 150, जो कि हमें पहले से पता चक्रवृद्धि से गए हैं। 2 प्रकार से इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। हमने क्या किया है, हमको चक्री चतुर्भुज समझ में आ रहा था उससे कर दिए, और यहाँ पर कर रहे थे इसको कर दिए, समझ में आया ना, आ रहा है। हमने अब तक क्या किया है कि 12 वाले प्रश्न को हल किया, 13 को, 14 को, अब बारी है 15 वाले प्रश्न को हल करने की। तो इस 15 वाले प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। तो यह प्रश्न कैसे पूछा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित को क्या करिए सरल कीजिए, मतलब इसमें आप जो हो सके वो कर दीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग जो करना है वो सब कर लीजिए, सरल बस करना है आपको। प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न दिए हैं, यह और ये। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहले प्रश्न उतार लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि 2 के घाते -2 कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर माइनस है, फिर इसके बाद -2 -3, फिर इसके बाद माइनस कोष्टक में 2 के पावर -2, फिर उसके बाद 3 के पावर -2। यह प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा भी आप घबराइए मत, क्या आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एकदम बेफिक्र एकदम छोटे तरीके से आप हल कर सकते हैं, टेंशन तन को मत लीजिएगा। पहला काम आपको क्या करना है कि जो ये माइनस दिख रहा है सभी माइनस को क्या कर रहे हैं हटा देते हैं। माइनस हटाने का एक ही तरीका है, उस जो यह संख्या दी है उसको हर में बदल के एक जो है अंक लिख के, मतलब 1 लिख कर उसको बटे में डाल दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, सेम यही काम कर लेते हैं। यह क्या है तो इसको हम लिखेंगे क्या 1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, पूरे का स्क्वायर। फिर आगे दिया है माइनस कोष्टक में सेम वही काम करते चलेंगे हम। क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 3 है, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आप लगाते रहिएगा, चिन्ह बदलिए मत। और बाकी सब क्या है, यहाँ पर क्या है 1/2 के पावर 3 2, फिर यहाँ पर भी क्या है 1/3 के पावर। अब ये जो है यहाँ तक, ये यहाँ पर मैंने कोष्टक बंद नहीं किया था, मैं यहाँ पर कोष्टक बंद कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, हमने सारे जितने भी माइनस थे सारे माइनस को हमने क्या कर दिया है समाप्त कर दिया, हटा दिया है। अब क्या करते हैं, अब इन सभी को आगे लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आएगा क्या 4 2 दूना के 4 होता है, माइनस का चिन्ह, कोष्टक में यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अभी इसका करेंगे तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8 कर लेंगे, तो ये 1/8 हो गया। यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर करेंगे तो 1/4, फिर यहाँ पर करेंगे तो 1/9, कोष्टक बंद। समझ में, हमने जो जो करना था हमने कर दिया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगला कार्य आप करिए कि पहले इसको हल करना है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि सबसे पहले आपको जो है रेखा कोष्टक हल करना है, फिर छोटा, फिर उसके बाद मझला, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करना है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हम इस वाले कोष्टक को हल करते हैं। तो इस वाले कोष्टक को हल करेंगे तो क्या पाएंगे, सेम सबको उतार दीजिए। अब यहाँ पर हल करने के लिए इसका लौसा लेंगे तो लौसा क्या आएगा 36 आएगा। 4 का पारा 9 बार में आया तो यहाँ पर लिखेंगे 9, या 4 बार में आया तो यहाँ पे लिखेंगे 4, मतलब 4 9 36, 9 एकम 9, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस का, 9 चौको 36 तो 4 एकम 4। यहाँ तक समाप्त हो गया कोष्टक, यहाँ तक बना। अब आगे क्या करते हैं, सेम यही काम, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह जो भी है आप इसको पूरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। अब इसको घटा देंगे। अब एक बात बताइए कि 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाने के बाद बचेगा 5, 5/36 हो गया। कोष्टक आपका ये वाला समाप्त हो गया।
और ए आगे जो है माइनस था तो माइनस हो गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का सवाल में कोई समस्या है तो आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसका लसा ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका एक चीज़ और, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो अब घबराइएगा मत, जो जैसे एकदम सेम उसी प्रकार से करते हैं। अब इसका लसा ले लेते हैं, तो क्या आएगा 36 और इनका लसा लेंगे। तो ये 2 से पहले काट दीजिए, 4 बार में कटाइए, 1 बार में यहाँ पर 8, 16 बार में कटा, 2 में 9, 2 कर लेंगे, फिर ये 3 और 2 कर लेंगे, फिर 3 3 कर लेंगे, ठीक है। ये 1 बार में कट गया या जो है 9 उधर गया, या 3 है 3 है, 1 है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24 और 24 का गुणा 3 में करिए तो 3 चौको 12, 6 1 7 72। अब यहाँ पर इसका जो लसा आया है कितना आया है, 72 आया है। अब यहाँ क्या आया 72। अब यहाँ पर 8 9 72, 8 9 72, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -9, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या है 36, तो 36 गुना के क्या होता है 72, तो 2 5 10। समझ में कि नहीं है, यहाँ तक समझ में। अब आगे करते हैं, आगे वाले काम में क्या करेंगे, सेम यही तो उतारिए। ये अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस माइनस ऐड हो गया, जुड़ गया, तो यहाँ पर बच्चा होगा क्या 19/-72, ठीक है, 19/72 हो गया। अब इनका हमने यहाँ तक किया, अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं अब हमने पाई। अब बारी है इसका लसा लेने की, ठीक है। अब इसका जब हम लसा लेंगे किसका, 4 और 72 का, 4 और 72 का ले लेते हैं, तो काटिए, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 6, फिर 2 से काटिए 1 1 8, ठीक है, फिर 2 से काटिए तो हो गया 9 3 3, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पर करेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 का फिर 72 आया, यहाँ पर क्या 72। अब ये यहाँ पर लिख देंगे 72, तो ये कितना बार में, अब ये कितनी बार में आएगा, इसका पहाड़ा में ये कितनी बार में आएगा, तो यहाँ पर भाग कर लेंगे 72, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 4 1 कम 4 बचा 3, फिर 8 18, तो ये कितनी बार में 18 बार में आया, तो ये क्या हो गया 18 1 कम 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक। अब आगे क्या है 72 1 कम 72 और यहाँ पर लिखेंगे 19, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये क्या है माइनस है, तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो कितना आ गया 18 36 1 37, 37/72 आ गया। ये हमारा क्या हुआ है सरलीकरण हो गया। पहले का जो आंसर हमको पता करना था हमने पहले का आंसर पता कर लिया। पहले का आंसर कितना आया है 37/72 आ गया। समझ में कि नहीं आया, क्या आया 37/72। समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए जब इसको हमने हल किया तो हमने पाया कि क्या लास्ट में 37/72। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि इसको हल करिए। चलिए हमने इसको भी लिख लेते हैं। क्या है 2 के घाते 5 गुणे 18 के घाते -2 फिर भागे 2 के घाते -3। अब पहली बात ये माइनस में दिख रहा है, यहीं पे हम इसको पहले बदल लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर 2 ये जो है 2 के घाते जो लिखा हुआ है
2 के घाते 5 इसको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 18, नीचे हो गया। और उसके घाते क्या है 2, तो यहाँ पर सीधे से 2 लिख दीजिए। यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या है 1/2 करके उसके ऊपर भी 3 कर लिए। हमने क्या किया, माइनस को क्या कर लिया, हटा दिया। अब माइनस हट गया, हमारे पास क्या बचा 2, ठीक। अब ये जो 5 है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो 2 है वो 5 बार लिखिए। आप 2 को क्या करिए 5 बार लिखिए। हमने 2 को 5 बार लिख दिया, ठीक। अब ये आगे क्या है, 1 को भी क्या करिए 2 बार लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ तक। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर उसके बाद बट्टे में क्या करिए आप 18 2 बार लिख दीजिए। और ये भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह अब यहाँ पर भी कर लीजिए। तो क्या है, ये 3 बार है तो 1 गुणे 1 करके यहाँ पर क्या करिए 2 गुणे 2 कर लीजिए। सिंपल सा हमने घात को भी समाप्त कर लिया। अब बारी है घात को हटाने के बाद। अब ये जो माइनस, ये भाग का जब चिन्ह है इसको हम क्या करते हैं गुणे के चिन्ह में बदल लेते हैं। सेम सबको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 2 2। अब इस जो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो झूठ में लिखने का कोई अर्थ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर 18 हो गया। अब ये गुणा का चिन्ह हो गया, ये भाग जो है गुणा में बदला तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया, तो 2 ऊपर हो गया। अब 1 नीचे हो गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे कोई अर्थ नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब काटते हैं, ठीक है। कैसे काटेंगे, 2 से काटिए, 9 बार में कटा, 2 से काटिए, 9 बार में कटा। अब यह सम विषम का मैटर चल दिया, मतलब अब नहीं कटेगा। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, फिर 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। ऊपर क्या हो गया 64 हो गया। और यहाँ 99 81 हो गया। बस यही हमको पता करना था, जो हमने पता कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया समझ में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64/81। अब देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टेलीविज़न सेट है, एक टेलीविज़न सेट मतलब एक टीवी है, और एंटीना फंटीना सब लिए हुए का मूल्य जो है 15,625 है। मतलब जो धन है वो कितना है, मतलब जो मूल धन है वो कितना है 15,625 है। क्या है 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष जो है घट रहा है, उसका मूल्य क्या है, उस टेलीविज़न का मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है भाई। तो दर कितना है, दर 8% है, वो भी क्या है घट रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है भाई। आगे कह रहा है कि घटते हुए जा रहा है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, कह रहा है कि तो 3 वर्ष बाद, मतलब कि समय कितना लग गया, समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसके मूल्य का, ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितने की गिरावट जो है आएगी, जो उसका मूल्य है उसके मूल्य में कितने की गिरावट आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमको चक्रवृद्धि का जो है सूत्र लगाना पड़ेगा, वो भी किसमें, घटने वाले में, बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर घट रहा है। वो भी कैसे, क्योंकि भाई दाम क्या हो रहा है 8% की दर से कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम कि उस टेलीविज़न का
3 वर्ष बाद का मूल्य। यह पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मूल धन कोष्टक में 1 माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गिरावट आई है, कमी आ गई है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि दर बटे 100 के पावर वर्ष। वर्ष मतलब समय। यह हमारा क्या है, सूत्र बन गया किसका, टेलीविज़न का 3 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा, यह पता चल गया। तो चलिए सबसे पहले इसको पता करने के लिए इसका मान रख देते हैं। तो मान कैसे रखेंगे, कैसे, यहाँ पर दिया है मूलधन। मूलधन कितना है, 15,625 कोष्टक में 1 माइनस, अब दर कितना है, 8 वर्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष। फिर उसके बाद ये दर कितना है, 8 वर्ष। अब यहाँ पर लिखेंगे बट्टे में क्या है, 100 है, तो 100। समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। समझ में आया। अब आगे क्या करते हैं, इसी को 15,625 ये एक को इसी तरह देते हैं और इसका इससे भाग कर देते हैं। तो आएगा क्या, 0.08 का घन। अच्छा एक बात बताइए, इसको अब इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 15,6। अब ये 1 है, यह 0.08 है, मतलब कि यह 100 है और ये 8 है, तो इससे घटेगा तो कितना बचेगा, घटने के बाद बचेगा 100 में से 8 गया तो 0.92 का क्यूब। अब इसका जो क्यूब करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, जब इसका क्यूब करेंगे तो वह क्यूब कितना आएगा, कैलकुलेटर कर लेते हैं। जब इसका गुणा किए हैं तो ये आया कितना है कि 0.7786 फिर 8 आया। जब इसका घन निकाले हैं तब। अब इसका इससे गुणा कर देते हैं, तो अब इससे इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हम इसका गुणा भी कर लेते हैं। अब इसका जब हमने इससे गुणा किया है तो आया है 12,167। अब इतना क्या आ गया, कह रहा है कि जो है 3 वर्ष के बाद उस जो टेलीविज़न इस समय 15,625 का बिक रहा है वह 12,167 रुपये का बिकेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा गिरावट आया है, कितने का गिरावट आया है, तो कुल मूल्य में से हम जो बाद में हो गया है मूल्य उसको घटा देंगे तो हमारा गिरावट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 15,625 माइनस 12,167 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 4 यह आएगा। मतलब कि 3 वर्ष में वो कितने की गिरावट आ गई है, 3,458 की जो है क्या हो गया है, गिरावट आ गया है। इस टेलीविज़न के मूल्य में ये पूछा है कि ये भाई एक टेलीविज़न है 15,625 रुपये का बिक रहा है और वह जो टेलीविज़न है उसके जो मूल्य में लगातार गिरावट आ रही है, वो भी कितने दर से, 8% के दर से। और 3 साल के बाद क्या होगा, तो 3 साल के बाद हमने निकाला कि 3 साल के बाद उसका मूल्य घट के 12,167 आ गया। तब कितने की गिरावट हो गई, तो पहले तो 15,000 था, 15,625 था, अब आ गया 12,167, तो घटा दिए तो गिरावट कितने का आ गया, 3,458 का आ गया। समझ में कि नहीं आया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमने इस प्रश्न को देखेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार से इनको हल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि लोहे का क्या है, घनाभ है। एक लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े। अब घनाभ जो है कैसा होता है, जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, उसका आयतन, उसका यह संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर इस प्रकार से। चलिए ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है।
तो घनाभ के आकार हैं, क्या आकार हैं, लिखेंगे कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दी है, घनाभ की लंबाई दी है 75 सेंटीमीटर दी है। कितना दी है, 75 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दी है। और चौड़ाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है। कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक, आगे क्या लिखा है, फिर कह रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तथा उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, एकदम क्लियर। अब यह कह रहा है कि यह तो लोहे का एक घनाभ है, लेकिन कह रहा है कि इसमें से मतलब इसको क्या करना है, तोड़ना पीटना कुछ भी करें आप इसे, पिघला के दूसरा बनाना है, लेकिन उसका आकार निश्चित है कि कैसा होना चाहिए, उसका लंबाई 15 हो, चौड़ाई जो है 3 हो, और उसकी ऊंचाई कितनी हो, 1 हो। वैसे गुटकों में क्या करना है, बदलना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना है, घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। यही ना होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही सूत्र है। अब इसी सूत्र पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। अब मान क्या दिया है, इसका यहाँ पर आ गया क्या, 75 गुणे 5 गुणे 15 गुणे 5। ठीक, यह क्या है, घनाभ का आयतन है। ठीक है, यह क्या है, लोहे के घनाभ का क्या है, आयतन है। ठीक, अब आगे वाला हमको कितना बनाना है, गुटके का। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि बनाने वाले गुटके की लंबाई, बनाने वाले गुटके की लंबाई कितनी है, कह रहा है कि वो लंबा कितना होना चाहिए, जो गुटका बना रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, चलिए ठीक है, हमने 15 सेंटीमीटर लंबा बना दिया, सेंटीमीटर। फिर कह रहा है और तथा उसकी जो लंबाई है 15 हो और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो। तो हमने इसको सेम वही काम करेंगे, क्या कि चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, तब इसका जब हम आयतन ज्ञात करेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे कि गुटके का आयतन। अब गुटके का जब आयतन करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, सबको लिख दिया हमने। लंबाई 15 थी, चौड़ाई जो है 3 थी और ऊंचाई कितनी थी, 1 थी, हमने इसको लिख दिया। अब हमको बोला है कि गुटके की संख्या, गुटके की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुटके की संख्या, गुटके की संख्या बराबर क्या होगा, गुटके की संख्या बराबर क्या होगा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे गुटके का आयतन, गुटके का आयतन। ठीक, हमको इस प्रकार से जो जो हमको पता है अब हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। समझ में आया यहाँ तक।
अब अगला काम क्या है, अब इसी पे रख देंगे, जो जो हमने यहाँ पर पता किया है यहाँ पर रख देंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या आया है, गुटके की संख्या। गुटके की संख्या बराबर क्या है, पहले ऊपर वाला क्या है 75 गुणे 15 गुणे 5, और नीचे में यहाँ पर क्या आया है 15 गुणे 3 गुणे 1। क्लियर यहाँ से। अब काट लीजिए यहाँ पर, अब इसको 15 से 15 कट गया, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 1 बच गया, 3 बचे 15, 25 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पे लिखेंगे कि 25 गुणे 5। जब 25 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा 125 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः गुटके की संख्या क्या होगी 125 होगी। क्या होगी 125 होगी। मतलब कि जो गुटके की संख्या क्या होगी 125 होगी। यदि हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, उसको छोटा छोटा टुकड़े में बांट देंगे, 15 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी, तब उतने ही लोहे में हमको कितने गुटके प्राप्त हो जाएंगे 125 गुटके जो है प्राप्त हो जाएंगे। समझ में? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 यक्स के घाते 4 धन 3 यक्स के घाते 2 माइनस 18 का क्या करिए गुणनखंड क्या करिए कीजिए। किसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको क्या करेंगे, इस प्रश्न को यहाँ पर उतार लेंगे। प्रश्न दिया है 15 यक्स के घाते 4, 15 यक्स के घाते 4, ठीक। उसके बाद क्या दिया है प्लस 3 यक्स के घाते 2 माइनस 18 का क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। अगर यहाँ पर यक्स रहता तो यक्स भी कॉमन हो जाता, लेकिन यहाँ पर यक्स नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है सिर्फ 3 जो है कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कॉमन में आ गया। तो 3 5 15 यक्स के स्क्वायर, अरे यक्स के घाते 4 है तो 4, फिर यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है 3, फिर ये 3 जो है कट गया है तो 3 1 कम 3 कट गया, बचा क्या सिर्फ यक्स बचा। फिर यहाँ पर 3 6 18। समझ में? अब यहाँ पर देखिए यह एक गुणनखंड हमने पता कर लिया। एक घात से मत डरिए, ठीक है, बस याद रहे कि यह 4 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, बस। उसके बाद अब ये बिना डरे हुए इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि जो पहला पद का अंक है वो लास्ट वाले पद के अंक से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद हमको 30 प्राप्त हो गया, 6 5 30 प्राप्त हो गया। अब 6 5 30 तो प्राप्त हो गया, अपने दिमाग में रख रहे हैं कि 6 5 30 है, लेकिन 6 5 30 हमको क्या करना है जोड़ने या घटाने पर हमें बीच की संख्या प्राप्त हो। तो बीच की संख्या क्या है 1 है, और गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। लास्ट वाली संख्या कितनी है 30 है। समझ में आ रहा है, लास्ट की संख्या कितनी है 30 है। तो अब यहाँ पर करते हैं क्या, अब यहाँ पर 30 किसके पारा में आता है 3 के आता है तो 10 बार में आएगा। तो 10 में से 3 को घटा देंगे तो भी 1 नहीं आएगा, जोड़ देंगे तो भी नहीं आएगा। फिर आता है 5 का गुणा 6 में कर देते हैं, 5 6 30। अगर 5 को 30 तो आ गया, अगर 5 में से 6 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। और 1 हमको चाहिए, प्लस में चाहिए तो 6 को आगे लेंगे, और माइनस में चाहिए तो 5 को आगे लेंगे। समझ में आएगा कि नहीं आया? तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है 5 यक्स के घाते 4, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या देना है 6 यक्स, फिर उसके बाद माइनस 5 यक्स, फिर माइनस 6।
यहाँ तक समझ में आया? अब हमको क्या करना है आगे, अब इनमें से कॉमन लेंगे। अब एक चीज़ देखिए कि इनमें से कॉमन लेने पर हमें सिर्फ यक्स ही कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, यक्स को ही कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या आया कि 5, अरे यक्स के घाते 2 है तो 2 कॉमन आ गया और बाकी बच गया। बचा क्या? बचा 5 बच गया। उसी तरह यक्स स्क्वायर वो भी बच गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, बाकी सब तो कट ही गया ना। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लीजिए। और यहाँ पर कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ कोई नहीं कॉमन हो रहा तो सिर्फ हम 1 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर सेम उसी तरह उतर गया ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। कोष्टक बंद यहाँ पर, समझ में? अब हमको क्या करना है, इसको और इसको एक साथ ले लेना है, इसको एक जगह लिख देना है। तो इसको जब एक साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यक्स माइनस 1, फिर यहाँ पर होगा यक्स स्क्वायर 6 माइनस 6, कोष्टक यहाँ पर क्या हो गया? बंद हो गया। अब यहाँ पर हम इसको चाहे तो इसी यहीं पे छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर टूट जाएगा तो टूट सकता है तो हम तोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी अगले कोष्टक में ए प्लस बी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमको यह पता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से ही कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स, ए की जगह पे क्या है? एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 1 में यक्स प्लस 1 में। ठीक, आगे सेम इसको उतार देंगे इसी तरह। अब हमारा क्या है सवाल, जो है जो बोला था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया। समझ में? चलिए हम लोग अगली बार जो है अलग टॉपिक लेकर आएंगे।